स्वागत है फिर से हमारे इस नए एपिसोड में। चलिए, हम लोग क्लास 12th का होम साइंस फिर से देख रहे हैं, जो कि हमारा पार्ट 2 होगा। इससे पीछे के क्लास को हम लोगों ने देखा हुआ था। चलिए, हम इससे पहले ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं इन चीजों को जाने हुए थे। ग्रंथि मूलतः 8 प्रकार की होती है। सॉरी, ग्रंथि मूलतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा बाह्य स्रावी ग्रंथि और सबसे लास्ट वाला जो होता है मिश्रित ग्रंथि होती है। इन तीनों ग्रंथियों को हमने जाना हुआ था। उसके बाद हम अभी जान रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथि मूलतः 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार है पीयूष ग्रंथि, हम उसके बारे में जानेंगे। यह पीयूष ग्रंथि जो होती है कहाँ होती है, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, ये आकार में कैसे होते हैं, इनका भार क्या क्या है, कितना होता है, साथ ही साथ इनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन का स्राव होता है, इन सब चीजों के बारे में हम इस जो स्लाइड है, इस स्लाइड में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम इनकी स्थिति को जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि होती कहाँ है। तो पीयूष ग्रंथि जो होते हैं वो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे वाले हिस्से में होता है, निचले भाग में स्थित होता है। ठीक है, ये जो है आकार में एकदम मटर के दाने के जैसा होता है। साथ ही साथ इसकी भार की बात की जाए तो वो ये 0.5 ग्राम इसकी भार होती है। वो नंदिनी कुमारी अपने पे ध्यान दी, इसका भार 0.5 ग्राम होता है। बाबू, यह सबसे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है कि बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? वो पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि विभिन्न प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती है और साथ ही साथ जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको नियंत्रित भी यही करती है। इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, अर्थात मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि से आप क्या समझते हैं, या किसे मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, वो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और ये पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला अग्र भाग होता है, दूसरा मध्य भाग और तीसरा पश्च भाग होता है। अग्र भाग मतलब जो सबसे बड़ा होता है, इसमें कई महत्वपूर्ण हार्मोन इसमें बनते हैं। आगे बात करेंगे बाबू मध्य भाग की, तो इसकी अपेक्षा ये भाग छोटा होता है। और जब हम पश्च भाग की बात करते हैं तो ये हार्मोन स्वयं नहीं बनाता, ये हाइपोथैलेमस में आए हुए हार्मोन का भंडारण करता है और साथ ही साथ उन्हीं का स्राव करता है जो हाइपोथैलेमस में स्टोर रहते हैं। आगे ये पीयूष ग्रंथि के स्रावित कुछ कुछ हार्मोन से हम उनको जानेंगे तथा उनके कार्यों को जानेंगे। सबसे पहला जो होता है वृद्धि हार्मोन, जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कहीं जीएच लिखा रहे तो समझ जाइएगा उसको वृद्धि हार्मोन के बारे में हम बात कर रहे हैं। आइए, तो वृद्धि हार्मोन जो होते हैं इसे सेमोटोट्रोफिक हार्मोन अर्थात एसटीएच भी कहा जाता है। इससे क्या क्या होता है? तो इस वृद्धि हार्मोन से या जो है वो हमारे शरीर की लंबाई को नियंत्रित करता है, हड्डियों और मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो जब कभी भी आपसे पूछ दिया जाए कि वृद्धि हार्मोन किन किन चीजों को नियंत्रित करता है, तो सबसे पहले हमारे शरीर की शारीरिक लंबाई को, साथ ही साथ हड्डियों एवं मांसपेशियों की जो वृद्धि होती है उन वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब आइए, अगर वृद्धि हार्मोन का स्राव किसी व्यक्ति में कम हो जाता है तो वो व्यक्ति जो है वो बौनापन से ग्रसित हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति में ये हार्मोन का स्राव बहुत अधिक हो जाता है तो ये जो व्यक्ति होते हैं वो असामान्य रूप से बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। एक्रोमेगली कहा जाता है, एक्रोमेगाली मतलब वयस्कों में हड्डियों का अत्यधिक बढ़ जाना होता है, जिसको एक्रोमेगाली कहा जाता है। इसके शिकार हो जाते हैं, ये एक रोग है, इसके शिकार हो जाते हैं। आगे ये याद रखिएगा, जो वृद्धि हार्मोन होते हैं वो शारीरिक वृद्धि में हमारे लिए सहायक होता है, साथ ही साथ शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों के विकास में या वृद्धि में हमारी सहायता करता है। बात करेंगे आगे, अगर इसका स्राव कम होता है तो व्यक्ति बौनेपन का शिकार हो जाता है। यदि इसका स्राव अधिक हो जाता है तो व्यक्ति असामान्य रूप से बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। आगे ये हम इससे स्रावित होने वाले दूसरे हार्मोन जिसका नाम ऑक्सीटोसिन है, हम उनकी बात करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रेम हार्मोन कहा जाता है। क्यों इसको प्रेम हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा माँ और बच्चों के बीच का जो अटूट संबंध होता है
अर्थात प्रेम से वो संबंध जो बंधा हुआ रहता है, वही संबंध को मजबूत यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही करता है, इसीलिए इसे प्रेम हार्मोन भी कहते हैं। प्रसव के दौरान मांसपेशियों का जो संकुंचन होना चाहिए, अर्थात फैलाव होना चाहिए, ये भी यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन करती है, जिसे जिसके जिसके उपरांत ही या जिसके आधार पर ही इसको जन्म हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी कहते। प्रसव झटके से होने का मतलब डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी के समय गर्भाशय से की पेशियां जो होती है वो संकुचित होना अर्थात फैलना जरूरत होती है, फैलने की आवश्यकता होती है, तो इन चीजों में ये सहायक होता है, इसीलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। स्त्रियों में दूध के स्राव को बढ़ाने में भी ये सहायक होता है, इसीलिए इसे दुग्ध निःसरण हार्मोन भी कहते हैं। माँ और बच्चों के बीच जो प्रेम का संबंध होता है इसको मजबूत बनाता है, इसलिए लव हार्मोन भी कहते हैं या प्रेम हार्मोन भी कहा जाता है। गाय भैंसों के दूध के निकालने अर्थात गाय भैंसों के दूध के निकालने में यदि किसी प्रकार की कमी होती है या किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो उससे ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। अब आगे आएंगे वो हम लोग, तो हमने पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की बात की, जिसमें सबसे पहला हार्मोन हमारा था वृद्धि हार्मोन और दूसरा जो हार्मोन था वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन था। हम दोनों के कार्यों को भी जान गए। अब हम लोग चलते हैं आगे, जो हमारी ग्रंथि अर्थात पीनियल ग्रंथि, हम उनके बारे में जानते हैं। पीनियल ग्रंथि की स्थिति कैसी होती है, आकार में कैसे होते हैं, साथ ही साथ इन्हें क्या कहा जाता है, इनके कार्य क्या क्या है, यहाँ से कौन सी हार्मोन जो है स्रावित होती है, हम इन सभी चीजों को यहाँ जानेंगे। आइए बाबू, इनकी स्थिति की बात करें तो ये मस्तिष्क के थैलेमस में स्थित होती है। साथ ही साथ अगर रंग की बात करें तो ये सफेद रंग का होता है और चपटी संरचना होती है बाबू। अब इनकी विशेषता जानिए, ये आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशेष भी कहा जाता है। ये जो है 10 वर्ष के आयु के बाद इसका पतन होना अर्थात पीनियल ग्रंथि का पतन होना शुरू हो जाता है। इसमें कैल्शियम लवण जमा हो जाता है, जिसके कारण जिन्हें मस्तिष्क का रेत भी कहा जाता है, वही जो कैल्शियम लवण स्टोर होते हैं उन कैल्शियम लवण को ही क्या कहा जाता है, तो मस्तिष्क का रेत कहा जाता है। इनके मुख्य हार्मोन मेलाटोनिन होता है। अब मेलाटोनिन की बात करते हैं, मेलाटोनिन क्या होता है बाबू, तो ये सूर्य के प्रकाश मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करता है या प्रभावित करता है, सॉरी, जिससे यौन विकास जो है वो नियंत्रित होता है। अर्थात अगर मेलाटोनिन हार्मोन किसी में या किसी भी बच्चों में कम मात्रा में स्रावित होनी शुरू हो जाती है तो वो बच्चा जो है वो असमय में ही, मतलब समय से पहले ही एडल्ट हो जाते हैं। और ये मेलाटोनिन जो है वो ज्यादा नियंत्रित इसको कौन करता है, तो सूर्य का प्रकाश इनको नियंत्रित करता है। याद रखिए, जो बच्चे ज्यादा सूर्य के प्रकाश में रहते हैं, जो जन्म से अंधे होते हैं, उनमें मेलाटोनिन कम बनता है, जिनसे उनकी यौवनावस्था जल्दी आ जाती है। बाबू हम थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ कर दिए, जो बच्चे ज्यादा सूर्य में रहता है, सूर्य के प्रकाश में रहता है, अर्थात अधिक सूर्य के प्रकाश में रहने की वजह से मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव अधिक होता है, असर कम होता है, मेलाटोनिन कम बनता है, जिसके कारण क्या होता है, तो वो असमय ही अवयस्क दिखने लगते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन दिन में कम और रात में ज्यादा स्रावित होता है। शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है, अर्थात सोने जगने का चक्र अर्थात मासिक चक्र, महिलाओं में होने वाली एक मासिक चक्र होती है, उनको भी यही नियंत्रित करता है। आगे चलिए, वो अगर दूसरे हार्मोन की बात करें तो ये सेरोटोनिन नामक हार्मोन होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन इसको कहते हैं। मतलब ये समझिए कि एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी होता है। ये क्या करता है, तो न्यूरॉन्स के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, मतलब सूचनाएं लाता है या ले जाता है। साथ ही साथ में ये मनोदशा की प्राकृतिक रूप को भी नियंत्रित करता है, अर्थात ऐसे लोग क्रोधित होते हैं या फिर मतलब थोड़ा सा पागल हो जाना या इस तरह की चीजें जो होती है, ये इसी सेरोटोनिन नामक हार्मोन से नियंत्रित होता है। अब आइए बाबू, हम लोग आगे जो हमारा ग्रंथि है हम उनको देखते हैं, जिसको अवटु ग्रंथि कहते हैं। अवटु ग्रंथि कहाँ और किस आकार में होता है, हम इसकी बात करेंगे। तो अवटु ग्रंथि जो होता है बाबू, गले के जो स्वर नलिका होती है बस उसके नीचे में स्थित होता है। ये रंग में गुलाबी होता है, लेकिन आकार की बात करेंगे तो ये एच के आकार का होता है। इनकी विशेषता, यह शरीर की सबसे लंबी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि शरीर की सबसे लंबी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो कौन सी ग्रंथि होती है बाबू, अवटु ग्रंथि। लिंग भेद अर्थात पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ये बड़ी होती है। आगे ये अवटु ग्रंथि बस उससे हार्मोन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं स्रावित होते, जिसकी वजह से यहाँ स्लाइड में नहीं डाला गया है। आगे चलते हम लोग थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं। थायराइड ग्रंथि से बाबू थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। इसमें आयोडीन पाया जाता है। साथ ही साथ में ये मेटाबॉलिज्म, जिसको उपापचय कहते हैं, अर्थात
जो फैट्स जिसको कहा जाता है, इनकी दर को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ क्रिटिनिज्म नामक एक रोग होता है। यह रोग बचपन में इस हार्मोन की कमी की वजह से होता है। साथ ही साथ इससे प्रभावित बच्चे मानसिक रूप से अविकसित होते हैं, अर्थात मंद बुद्धि वाले होते हैं। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कोई बच्चा मंद बुद्धि है तो उसमें किस हार्मोन का स्राव कम हो रहा है या किस हार्मोन का स्राव नहीं हो रहा है, तो थायरॉक्सिन। कौन सा बाबू? थायरॉक्सिन हार्मोन। अब आइए बाबू ध्यान से, इससे एक और रोग होता है जिस रोग का नाम है घेगा। यह रोग शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। साथ ही साथ इसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाती है जिससे गले में सूजन आ जाता है और यहाँ गला जो होता है वो लटक जाता है पूरी तरीके से। तो यही हो गया हमारा कौन सा, तो थायराइड ग्रंथि से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में हम बात किए हुए थे। और ये परावर्तु ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन की बात करेंगे तो पैराथार्मोन होता है। इसे कोलिक हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी के साथ मिलकर के ये कैल्शियम के स्तर को बनाने में सहायता करता है। और ये विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी सब आदमी को पता है। विटामिन डी सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है हमें? विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सनलाइट है बाबू। रक्त में आइए विटामिन डी के साथ मिलकर के कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का काम करती है कौन? तो पैराथायरॉक्सिन, जिसका हार्मोन कौन सा है बाबू? हार्मोन। और ये रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट का संतुलन बनाए रखता है। और इनसे होने वाले कुछ रोग, इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं बाबू? टीटेनी, इस रोग में शरीर में ऐंठन और कंपन होने लगता है। शरीर बिना मतलब में ऐंठते रहता है, साथ ही साथ में शरीर हर हमेशा कंपन होता रहता है, अर्थात थरथराते रहता है। पैराथार्मोन हार्मोन की अधिकता होने पर कौन सा रोग होते हैं? सबसे पहला तो इनकी कमी से जो रोग होता है हम उनकी बात कर लिए। और जो रोग इनके अधिकता से होती है, मतलब अधिक होने से क्या होती है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। इस रोग में हड्डियां कमजोर हो जाती है और हड्डियां भंगुर हो जाती है। भंगुर मतलब जैसे हम लोग कांच देखते हैं, कांच कैसा होता है? भंगुर मतलब जो फूट जाता है, तो वो फूट जाता है। तो हड्डियां जो होती है इस रोग में हड्डियां कमजोर हो जाती है और भंगुर हो जाती है। चलिए आगे हम लोग थाइमस ग्रंथि की बात करते हैं। हमारा ये कौन सी ग्रंथि होगी बाबू? छठी ग्रंथि होगी। कौन सा? छठा। सबसे पहला कौन सा है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी? दूसरा कौन सा? पीनियल ग्रंथि। तीसरा कौन सा? चौथा कौन सा? थायराइड ग्रंथि। पांचवा कौन सा? परावर्तु ग्रंथि। नहीं, आज हम लोग छठा पढ़ रहे नहीं, छठा ही ना पढ़ रहे। छठा हमारा होता है थाइमस ग्रंथि। तो आइए हम लोग थाइमस ग्रंथि को देखते हैं। थाइमस ग्रंथि क्या होता है वो, और ये कैसा आकार में होता है, साथ ही साथ ये कहाँ पाया जाता है और इनसे किस प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, हम इन चीजों के बारे में जानेंगे। थाइमस ग्रंथि की स्थिति हृदय के जस्ट ऊपर होता है। हमारा हृदय जो है उससे जस्ट ऊपर। इनकी विशेषता यह है कि यह टी लिम्फोसाइट के विकास और प्रशिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थाइमस ग्रंथि के से स्रावित होने वाले हार्मोन तो थाइमोसिन नामक हार्मोन होते हैं जो टी सेल का निर्माण करते हैं। टी सेल का काम होता है वो हमारे प्रशिक्षण में या हमारे जो भी हम सीखने की क्षमता हमें होती है उन क्षमता का विकास करना। ये काम किसका होता है? ये काम होता है थाइमोसिन का। किसका? थाइमोसिन का। अब यहाँ से आगे जो है वो कहीं ना कहीं हमारा पीपीटी खत्म हो चुका है, तो कल हम बना के इसको आगे जो भी चीजें होंगी हम कल आगे देखेंगे। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।